हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना इंडियन इकोनॉमी फोर्थ चैप्टर जो चल रहा था उसको फिनिश कर देंगे। इंडियन इकोनॉमी फोर्थ चैप्टर में हमने अब तक कंप्लीट कर चुके हैं एसएसआई के बारे में पढ़ा था। एसएसआई होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आज की डेट में इसको जानते हैं एमएसएमई के नाम से, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग पीरियड 1950 टू 1990 एंड इट्स गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स। ठीक, एक तो फीचर्स पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, दूसरा गुड और बैड इफेक्ट्स पढ़ेंगे इसके। प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990 वाज एज फॉलोज। पब्लिक एंटरप्राइजेस were to play a central role in the process of industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में सेंट्रल रोल किसको था? पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस। प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर टू प्ले अ सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दैट टू अंडर परमिट लाइसेंस राज, यानी कि मेन रोल किसका था? पब्लिक एंटरप्राइज का, और सेकेंडरी रोल किसको दिया गया? प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जो सेकेंडरी रोल दिया गया उसमें भी उनको लाइसेंस वगैरह की परमिट लेना पड़ता था। इट वॉज सिस्टम अंडर विच प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। एंड इन मोस्ट केसेस वर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन द लीगली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, तो जो लीगली प्रिस्क्राइब कर रखी है उसी लिमिट्स में उनको प्रोडक्शन करनी होती है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि इसका एम क्या था कि इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट क्रिएट करना है खुद की कंट्री के अंदर। ठीक है, कि हमें इंपोर्ट ना कराना पड़े। इम्प्लाइंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स वाज टू बी अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उन गुड्स में प्राइवेटाइजेशन को लेके आया गया, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उन प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए बोला गया जो इंपोर्ट कराते थे हम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। द आइडिया वाज टू अचीव सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमें खुद पे आत्मनिर्भर होने का आइडिया से इसको बनाया गया था। एज वेल एज द इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का बेटर यूटिलाइज कर सकें। एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो इंडिया की कंट्रीज़ के अंदर है उनको प्रोटेक्शन भी दी गई। किससे? फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि फॉरेन की मार्केट में अगर फॉरेन की चीज़ें अगर यहाँ पे आ गई तो वो कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगी इंडिया के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोटेक्शन कैसे दी गई? प्रोटेक्शन वाज टू बी ऑफर्ड थ्रू हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगाने लगे हैवी। ठीक है, जिससे क्या होता है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती, इंडिया में आते थे, और वो अगर इंडिया प्रोडक्ट अगर 100 रुपये में मिल रहा है तो सेम प्रोडक्ट अगर दूसरी कंट्री या किसी का 120 रुपीज़ में मिल रहा है तो इससे क्या हो जाएगा? ड्यूटी लगने से उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इंडिया के प्रोडक्ट से ऊपर चले जाएंगे उनका प्राइस, जिससे लोग इस इंडिया के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटास, यानी कि लिमिट प्रिस्क्राइब कर देंगे कि इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं करा सकते। इट वॉज रियलाइज दैट प्रोटेक्शन वुड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो हेल्प करेगा इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू बिल्डिंग एन इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, अगर वो बिल्ड हो जाएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस किसी भी कंट्री का इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड विद द व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो लगाई जाती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो लगाई जाती हैं वो किस लिए? एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी को प्रमोट करने के लिए। क्लियर है? अब देखते हैं गुड और बैड इफेक्ट क्या क्या रहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इंडिया में आने से। गुड इफेक्ट, दिस स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यील्डिंग द फॉलोइंग गुड इफेक्ट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ गोट अ बिग पुश, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बिग पुश आया, ज़्यादा बढ़ गई इकोनॉमी, ग्रोथ हो गई उसमें। इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज, देयर वाज अबाउट 6% एनुअल इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990, यानी 6% का ओवरऑल इंक्रीमेंट हो गया अपनी इकोनॉमी की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। नेक्स्ट आता है देयर वाज अ मार्केट अच्छा मार्केट है क्या? There was a marked diversification in the industrial sector. Then
Sunrise industry, electronics in particular, marked its emergence in the domestic country. Growth of large-scale industries like Rourkela and Bhilai steel plants projected an infrastructural shift in the Indian economy. जो ये बड़े बड़े प्लांट्स थे, इन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में हेल्प किया. The Indian economy showed its ability to absorb the impact of large-scale industrialization. Growth of small-scale industries made a substantial contribution in achieving the objective of growth with social justice. ग्रोथ भी हो जाए और सोशल जस्टिस भी हो जाए, यानी कि लोगों को रोजगार वगैरह भी मिले. Briefly, the overall growth pattern in the economy showed a marked thrust on socialistic pattern of the society. Goals of 5-year plans. 5-year plan के क्या क्या goals थे? Growth, employment, modernization, equity and self-reliance emerged as the key parameters of growth and development. ठीक है, तो इन पैरामीटर्स को फुलफिल किया गया थ्रू एक्सरसाइज. ठीक है. बैड इफेक्ट क्या क्या हुए? जहाँ इतने गुड इफेक्ट थे वहाँ कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट भी थे इसके. बैड इफेक्ट वर एज सिग्निफिकेंट एज गुड इफेक्ट. These are as under: public sector monopolies gradually turned out to be a dead social weight. Inefficiency, corruption, leakage and pilferage emerged as their principal characteristics. ठीक है, अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर सब कुछ चला गया तो उससे क्या हुआ? इनएफिशिएंसी, करप्शन और लीकेज, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रमोट होगी, जिससे क्या हुआ? लॉसेस होने लगे. बाय इनकरिंग ह्यूज लॉसेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लेड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स नेशनल रिसोर्सेज. यानी कि जिससे क्या होगा? पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज थे वो डूबने लग गई और अल्टीमेटली क्या हो गया? नेशनल रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूटिलाइज करने लगे. नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेट इट्स ग्रोथ बट इट फेल्ड. शुरुआत में हमारा क्या था? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भी फॉरेन कंपटीशन से, बट ये फेल हो गया. अचीविंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि अपने इंडिया के प्रोडक्ट उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे. लैक ऑफ कंपटीशन प्रॉम्प्ट द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स टू फोकस अपॉन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द मार्केट. यानी कि जो लोकली जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनमें इतना कंपटीशन भी था, जिससे वो प्रोडक्ट को अच्छा मॉडिफाई करने में सक्सेसफुल नहीं रहे. ठीक है, क्योंकि अगर कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में आकर लोग अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और जिससे क्या होता है? बेटर प्रोडक्शन होती है. बट ऐसा नहीं हुआ. ग्रोथ थ्रू कंपटीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वाज कन्वीनियंटली अवॉइडेड. ठीक है, तो ग्रोथ अवॉइड करेगी. नेक्स्ट आता है saving foreign exchange through import substitution rather than generating it from export promotion. यानी कि हमने क्या किया? इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन देखा. ठीक है, और हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं किया. प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. ये क्या हुआ? इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हुआ. कैसे? कि हमने इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन इंडिया में बना लिया, बट जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसको भी तो प्रमोट करना चाहिए, बट वो हमने प्रमोट किया नहीं, जिससे क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज अपनी कंट्री में आया नहीं. और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग, जिससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन का पैसा होता है वो अपनी कंट्री में श्रिंक होने लग गया. बाय द एंड ऑफ 1990s द स्टॉक रीच देयर बॉटम. सबसे नीचे पोजीशन पे चला गया. सो मच सो दैट वी हैड टू प्लेज अवर गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक टू द साल्वेज ओवर बोरोइंग्स. ठीक है, यानी कि हमने क्या करना पड़ा? हमें अपने गोल्ड रिजर्व को भी गिरवी रखना पड़ा वर्ल्ड बैंक के पास. ठीक है. With the passage of time, bad effects of the strategy of industrialization started overshadowing the good effects. ठीक है, bad effects बढ़ने लगे good effects के बजाय. So much so that the government was compelled to revisit the entire strategy of economic growth. This led to emergence of NEP. NEP stand for New Economic Policy का इन्वेंशन हुआ और इसको हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 में. ठीक है, चैप्टर कंप्लीट. 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका, इसको कर लेना कंप्लीट. ठीक है.